Hello students, good morning, welcome again. Today we shall learn more figures of speech. But before starting new figure of speech, I will take a little test. I am giving you one sentence here on the screen. You have to identify that figures of speech and not now. After finishing the lecture, when the video has been finished, okay, you have to write the answer of that figures of speech in the comment box. Okay, you have to write the answer of that figure of speech in the comment box. Okay, I am writing here the sentence. Okay, let us start to learn today's first figures of speech, that is onomatopoeia. Onomatopoeia is the sound suggests the sense of meaning. Onomatopoeia is the figures of speech in the sound plays an important part. जिसमें भी sound होता है वो होती है onomatopoeia. ओके वैसे तो बहुत इजी है, मगर ऐसा हो सकता है कुछ साउंड से आपको नहीं पता है कि वो कौन से साउंड से, और फिर आपका आंसर है वो गलत हो, या फिर आप एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि फिगर्स ऑफ स्पीच है, ओनली बिकॉज यू डोंट नो दैट दिस स्पेलिंग दिस वर्ड बिलोंग्स टू सम साउंड्स. इसके लिए सारे साउंड्स और एग्जाम्पल्स बेटा हम यहाँ देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है द स्नेक्स आर हिसिंग. द स्नेक्स आर हिसिंग. तो जो HISSING जो हिसिंग साउंड है वो स्नेक्स का है. ओके, तो ओनोमेटोपोया. द बीज आर बजिंग. द बीज आर बजिंग. जो बजिंग साउंड है, बजिंग, वो बीज का साउंड है. बीज मतलब मधुमक्खियां, वो आपको पता है. ओके, और ए साउंड तो आपको बहुत ही अच्छा पता है. कुछ मेरे क्लास में तो कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो ऐसे आवाजें निकालते हैं. ओके, फिर घर जाते हैं वापस. द कैट म्याऊ. ओके, द शीप वेंट बा. द शीप वेंट बा. ओके, द शीप वेंट मतलब द शीप स्पीक्स बा. तो ये जो साउंड है वो शीप का साउंड है. ओके, द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूजिक क्लास इज दैट यू कैन बैंग ऑन द ड्रम. बैंग बैंग बैंग. फिल्म देखी है आपने, उसकी देखी है. ओके, चलो ये मूवी का एक सीन देखते हैं. कौन सी मूवी है वो मुझे बताइए आप. ओके, वो बैंग बैंग मूवी का सीन था. तो बैंग बैंग उसकी वो एक साउंड है. बैंग जो ड्रम की जो साउंड होती है उसे बोलते हैं बैंग बैंग. ओके, तो बैंग बैंग वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. साइलेंस योर सेल फोन so that it does not beep during the movie. यहाँ पर लिखा है बीप. तो जो बीप है वो है साउंड. बीप है वो क्या है? साउंड. ओके, सेलफोन का जो साउंड है वो है बीप साउंड. बीप बीप. द ब्रिज कोलैप्स्ड creating a tremendous boom. जो अच्छा सडनली जो कोई चीज टूट जाती है और जोर से आवाज जो आती है उस साउंड्स को बोलते हैं बूंग. ओके, द क्लैंगिंग पोट्स पैन्स अवॉक द बेबी. क्लैंगिंग, हमारे घर में जो मटके होते हैं जिसमें पानी भरते हैं उसकी जो आवाज आती है, और जो डिशेस होती है ओके घर में जिसे हम खाना खाते हैं उसकी जो आवाज आती है उस आवाज को बोलते हैं क्लैंगिंग साउंड. So the clanging pots and pans awoke the baby. ओके, तो ये भी एक साउंड है ओनोमेटोपोइया. ये फिगर्स ऑफ स्पीच है. चलो और कुछ आवाज है, इसमें से कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपके लिए अनफेमिलियर हो सकती है. बज. बज वो क्या है? बीज का जो साउंड होता है मधुमक्खियों का
उस साउंड को हम बजिंग बोलते हैं। ओके, बज्ड इन माई ईयर। फिर बूम, वो एग्जाम्पल में ऑलरेडी आई गई। बूम किससे रिलेटेड है? बूम ऑफ द फायरवर्क्स स्कैर्ड द बेबी। फिर है म्याऊ, म्याऊ किसके रिलेटेड है? ओके, कैट का साउंड है। बार्क, द डॉग्स आर बार्किंग, बार्क बार्क द डॉग वोक मी अप, तो ये डॉग का साउंड है बार्क। ये आपके लिए अनफेमिलियर होगी, स्विश। क्यों अनफेमिलियर होगी? क्योंकि आपको हमारे लैंग्वेज में बहुत कम आता है वर्ड स्वैश। ओके, द स्विश ऑफ द बास्केटबॉल थ्रू द हूप एक्साइटेड द क्राउड। जो बास्केटबॉल की जो साउंड आती है उस साउंड को बोलते हैं स्विश। मगर आपको पता रहना होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। देन योर आंसर विल बी राइट इन द एग्जामिनेशन। ओके, स्क्रैच, स्क्रैच, द स्क्रैचिंग ऑफ द ट्री क्लाइम ऑन द विंडो वॉज स्पूकी। स्क्रैचिंग ऑफ द ट्री लिम्ब ऑन द विंडो वॉज स्पूकी। यहाँ तो ट्री की स्क्रैचिंग साउंड बताई गई है। अदरवाइज जनरली स्क्रैचिंग साउंड इज रिलेटेड विथ अवर नेल्स। नेल्स की जो साउंड होती है उसे बोलते हैं स्क्रैचिंग साउंड। ओके, फिर है होल, HOWL। होल जो साउंड है बेटा वो वुल्फ की साउंड है, वुल्फ की साउंड है, उसे बोलते हैं होल। फिर है पॉप, द पॉप ऑफ द बलून इकोड थ्रू द रूम। ओके, जो बलून की साउंड होती है उसे बोलते हैं पॉप। याद रखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखने के। फिर रसल, वो भी एक अनफेमिलियर साउंड है आपके लिए। रसल साउंड क्या होती है? चलो देखते हैं। देखिए, ये रसल साउंड है। ओके, तो आपने रसल साउंड देखी। जो पत्तों की साउंड्स होती है, ट्रीज की साउंड्स होती है, वो हम नहीं करते, नेचुरली आती है, उस साउंड को बोलते हैं रसल। फिर हमारा जो पेपर्स है, ये पेपर्स, जो पेपर की जो साउंड आती है उस साउंड को भी रसल बोलते हैं। ओके बेटा, ओके, नेक्स्ट साउंड हम देखते, सॉरी, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं, वो है कीस्मस। क्या बोलते हैं इसे? कीस्मस। कुछ लोग उसे चियास्मस बोलते हैं, चियस्मस बोलते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कीस्मस। ओके, कीस्मस इज a verbal pattern in which the second half of an expression is balanced against the first but the parts are reversed। सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट्स के साथ बैलेंस करता है। कौन सी मैटर में? वर्बल पैटर्न, जो वर्ब्स की जो पैटर्न होती है, वर्ब के जो मीनिंग होते हैं उसके साथ, मगर वो थोड़ा कुछ रिवर्स होता है। ओके, डेफिनेशन में आपको कुछ कंफ्यूजन लगेगा, बट इन एग्जांपल्स यू विल बी क्लियर। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। यू फॉरगेट व्हाट यू रिमेंबर। ऐसा होता है बेटा, जो आपको याद रखना है वो आप भूल जाते हो। ओके, बट वॉट यू रिमेंबर वॉट यू वॉन्ट टू फॉरगेट। मगर जो भूल जाना है वो आपको याद रहता है। जो याद रखना है वो भूल जाते हो, मगर जो भूलना है वो याद रहता है। बैंग बैंग याद नहीं रखनी है तो वो पूरी याद रहती है। ओके, फिल्म, मूवी, सॉन्ग, सही बात है कि गलत बात है? ओके, और साइंस के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज जो याद रखना है वो भूल जाते हो। ओके, एक रियल एग्जांपल था आपका लाइफ का, आई होप ऐसा नहीं हो। ओके, तो यहां देखिए, आई होप व्हाट यू रिमेंबर बट, आई होप व्हाट यू रिमेंबर बट व्हाट यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें पहला पार्ट है यू फॉरगेट व्हाट यू रिमेंबर, उसका रिवर्स सेकंड सेंटेंस में दिया गया है यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट। तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है कीस्मस।
सेंटेंस ही याद रखना है, सेंटेंस बार बार पढ़ो। डेफिनेशन तो रटोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। मगर जैसे जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप करते हो, जितने मोर एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हो, ओके, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ओके, जितना आपको समझ में आता है एग्जाम्पल। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, नाइस टू सी यू नाइस। नाइस टू सी यू नाइस। नाइस टू सी यू मतलब आपको देख के अच्छा लगा, टू सी यू नाइस। ओके, तो फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस verbal pattern is balanced with the second part of the sentence. So here which figures of speech does it belong to? Chiasmus. Okay बेटा, next one देखिए, all for one and not for all. All for one and not for all. तो यहाँ पर पहला पार्ट है all for, और जो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है all for one और दूसरा पार्ट है नॉट फॉर ऑल, तो दोनों रिवर्स है। इसीलिए वी कैन से दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्बल पैटर्न ऑफ द सेंटेंस, हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस is reversed in the second part of the sentence. That's why the figures of speech does it belong to is chiasmus. I meant what I said and I said what I meant. ओके, पहला देखिए, I meant what I said, जो भी मैंने कहा उसका एक मीनिंग था, एंड आई सेड व्हाट आई मीन, और जिसका मीनिंग था वही मैंने बोला। ओके, तो ये जो है वो है chiasmus। ओके बेटा, समझ में आई? ओके, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ टाइम विल वेस्टेड मी। ये कब होता है पता है? फरवरी या मार्च में। फरवरी तक कुछ स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अभी तो मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, दिसंबर है, और ऐसे करते 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 मार्च आ जाता है, बोर्ड की एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए, और फिर ऐसा सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे। ओके, मगर ये पॉसिबल, जो पूरे साल नहीं पढ़ पाए वो लास्ट मंथ में कैसे पॉसिबल होगा? फिर टाइम विल वेस्ट मी, तो ये जो है वो chiasmus। नेक्स्ट है, she went to church but to the bar went he। ओके, चर्च और बार, ये जो मीनिंग है चर्च और बार, ये दोनों ऑपोजिट। चर्च मतलब आपको पता है एक हॉली प्लेस है, और बार वी कैन नॉट कॉल इट हॉली प्लेस where alcohol is being sold, the place that is called bar। okay, दोनों एक दूसरे के opposite से, that's why we can say that chiasmus has been used here। okay, the day was dawning but starting was his life। the day was dawning। चलो यहाँ पर आपकी vocabulary की टेस्ट होगी। जिन लोगों को इस सेंटेंस में पता नहीं चला है क्यों एक chiasmus है, डेफिनेटली उनकी vocabulary पुअर है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जो डाउनिंग वर्ड लिखा है उसका मीनिंग क्या है, उसको नहीं पता है, इसीलिए नहीं पता है। डाउनिंग का मतलब होना है सुबह होना, डाउनिंग का मतलब होता है सुबह होना, और सेटिंग का मतलब होता है शाम होना। हम बोलते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो दोनों ऑपोजिट पार्ट से। दिन का सुबह हो रहा था और उसकी जिंदगी की शाम हो रही थी। दिन का सुबह हो रहा था और उसकी जिंदगी की शाम हो रही थी। तो ये है कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच? chiasmus। समझ में आया बेटा? यस और नो? वेरी गुड। समझ में आया है तो? नहीं आया है देन यू कैन सी द वीडियो अगेन। ओके, आई विल डीएक्टिवेट ऑल दिस वीडियोस इन अ फ्यू आवर्स और इन अ फ्यू डेज, so you have some time to watch it again and again। okay, you can take the girl of the country। next sentence, you can take the girl out of the country but, okay, you can take the girl out of the country but you cannot take the country out of the girl। okay, आप समझ सकते हो सेंटेंस, इसमें भी पूरा सेंटेंस रिवर्स हुआ है, इसीलिए ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है chiasmus। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने इस तरह से चूज किए हैं जिससे आपको डेफिनेटली 100% मीनिंग समझ में आ जाए कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, और लाइफ वॉज
full of children and her children were full of life. यहाँ भी रिवर्स हुआ है, तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है क्रिसमस। चलो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं बेटा, वो है क्लाइमैक्स। कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो? क्लाइमैक्स। ओके, चलो एंटी क्लाइमैक्स हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको तो वो याद होनी चाहिए बेटा कि एंटी क्लाइमैक्स क्या थी। एंटी क्लाइमैक्स इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच इन द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इम्पोर्टेंस। ओके, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में था एंटी क्लाइमैक्स में। एक एग्जांपल याद कराओ तो आपको याद आ जाएगा। नरेंद्र मोदी is the prime minister, he is the chief minister, he is the tea seller. सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ही इज द चीफ मिनिस्टर, और सबसे लास्ट में ही इज द टी सेलर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। ओके, तो दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इज एंटी क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, देखो इसकी डेफिनेशन। Climax. In the climax, words are arranged in order to increase importance. In the climax, words are arranged in order to increase importance. Climax में होता है words की importance बढ़ाने के लिए वो increasing orders में arrange किए जाते हैं। मैंने example समझाया आपको, फिर से देखते हैं example जिससे आपको clear हो जाए आइडिया। नरेंद्र मोदी इज द टी सेलर, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, बढ़ता हुआ क्रम 1 2 3 4, तो वो है क्लाइमैक्स। याद रहेगा? चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशन टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड। ऑब्लिगेशन मतलब थैंकफुल होना, और एक्नॉलेज करना मतलब रिसिप्ट देना। ओके, हमें किसको थैंकफुल कहना है? सबसे पहले अपने आप को। ओके, वो सबसे छोटे हैं, हम सबसे पहले हम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिज फैमिली, उसके बाद उसकी कंट्री, हिज कंट्री, और लास्ट में ऑलमाइटी, हिज गॉड। सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं दैट वर्ड्स आर ऑर्डर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड बेटा? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हेन यू स्टेप आउट इन द जंगल, देयर आर 3 things that you need to be aware of: the time of the day, your whereabouts, and wild animals. Whenever you are in the jungle and you are lost, the 3 most things you have to remember in mind. The first thing is what time is it, where you are in the jungle, and third is wild animal. If you think deeply about this sentence, then the meaning is clear that the least important thing is given first and the most important thing, wild animals, are expressed at the last. ओके, जब भी आप जंगल में जाते हो 3 चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा टाइम है, ओके, वो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, दिन हो या रात। ओके, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेयर यू अबाउट, आप जंगल में कहाँ हो, वो दूसरी। और तीसरी वाइल्ड एनिमल्स, जो हमें खा जाते हैं, जिसकी हमें वी आर अफ्रेड ऑफ, जिससे हमें रिस्क होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वो ध्यान में रखना चाहिए, मगर वो लास्ट में दिया गया है। दैट इज वाई वी कैन से दैट हियर दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू क्लाइमैक्स। ओके, ही इज अनकॉम्प्लिकेटेड, अपराइट, स्ट्रिक्ट, ऑस्टियर एंड इंस्पिरेशनल। यहां पर देखिए, सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे नेचर की। सबसे पहला जो वर्ड है अनकॉम्प्लिकेटेड, ओके, उसका मीनिंग होता है सिंपल। ओके, फिर अपराइट का जो मीनिंग है वो मीनिंग है, देखिए फिर से मैं इसको हाईलाइट करता हूं। अनकॉम्प्लिकेटेड मीन्स सिंपल, अपराइट मीन्स ऑनेस्ट, स्ट्रिक्ट उससे ज्यादा इंफेसिस वाली क्वालिटी। ओके, ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट इन एटीट्यूड।
ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट इन एटीट्यूड, नेचर की बात है उसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल मतलब इंस्पायर करने वाला। तो यहाँ पर 5 क्वालिटीज की बात की गई है और वो सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है क्लाइमेक्स। ओके बेटा, समझ में आया? यस और नो? क्लाइमेक्स मीन the words are arranged in ascending order. Anticlimax means words are arranged in descending order. Okay, fine. चलो इपिग्राम देखते हैं। ओके, ओके, epigram. Epigram refers to witty and memorable and sometimes surprising or satirical statements. Okay? Epigram उसमें कुछ witty remarks होती है। witty मतलब उसमें आपको आप देख सकते हो कि क्लेवरनेस, आदमी की जो चतुराई बुद्धि वाली बात है वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। मेमोरेबल, हमें याद रह जाए, और समटाइमिंग सरप्राइजिंग भी लगता है समटाइम्स वो, और सैटायरिकल भी लगता है। सैटायरिकल मतलब उसमें कुछ कटाक्ष होता है। ओके, तो वो होती है एपिग्राम। ओके, मगर विटी तो होता ही है। ओके, देखिए एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। The more corrupt the state, the more numerous the laws. Okay? जितना स्टेट ज्यादा करप्ट होगा उतने ज्यादा लॉज होंगे। ओके, इसमें आपको इंटेलिजेंस ही चाहिए, आपको खुद को समझने के लिए। अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली। आपकी इंटेलिजेंस भी चाहिए सेंटेंस को ग्रास्प करने के लिए। जितना ज्यादा स्टेट करप्ट होगा उतने लॉस उसमें ज्यादा होंगे। ओके, arguments are to be avoided. Arguments are to be avoided. They are always vulgar and often convincing. Arguments को avoid करनी चाहिए, वो हमेशा vulgar होती है and often convincing. vulgar भी होती है, और जो arguments करता है उसको आप arguments कब करते हो? आप कुछ convince करना चाहते हो, then you are arguing, no, this is right. That's why we can say that the arguments are often attempt to convince. Okay, तो ये एपिग्राम है। I can resist, यहाँ देखिए पर्सन क्या बोलता है, I can resist everything but temptation. I can resist everything but temptation. मैं हर एक चीज को रेजिस्ट कर सकता हूँ, बट टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता। टेम्पटेशन मतलब लालच जो होती है वो, उसको रेजिस्ट नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग? तो है एपिग्राम और विटी रिमार्क। फोर्थ एग्जाम, अभी थर्ड तक आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा 3 एग्जाम में। अगर फोर्थ एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिग्राम क्या है। देखिए, और विटी रिमार्क्स क्या होती है, मेमोरेबल क्या होती है, सरप्राइजिंग क्या होती है, सैटायर, इस सारा इस एग्जाम्पल में आपको इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर। जो इंसान है उसको वॉर के साथ फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। अदरवाइज वॉर इंसान को फुल स्टॉप लगा देगी। समझ सकते हो बेटा ये मीनिंग? सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी? ओके, 1919 के आसपास, और खत्म कब हुई थी? 1945। ओके, आई एम नॉट श्योर 100% बिकॉज एसएस इज नॉट माय सब्जेक्ट, तो भी मुझे इतना कुछ पता है। कब खत्म हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर? जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। एट दैट टाइम द वॉर वॉज एंडेड। ओके, वो तो सिर्फ 2 ही बॉम्ब थे, अभी तो शायद मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ओके, तो अगर हम वॉर को स्टॉप नहीं करेंगे, ओके, तो क्या होगा,
वो देख सकते हो आप, एसएस में भी पढ़े हो कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की इफेक्ट क्या हुई थी जापान में। ओके, तो अभी तो उस टाइम तो बहुत कंट्रीज के पास नहीं थे, अभी तो मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव दिस न्यूक्लियर वेपन। तो अगर वॉर में सब कुछ वर्ल्ड वॉर, अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई और सब कंट्रीज ने ये वेपन्स का यूज किया तो क्या हो जाएगा? ओके, इंसान का द एंड हो जाएगा ना, मैनकाइंड का एंड। तो ये विटी रिमार्क है, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर। वॉर को एंड कर दो तो वॉर आपको एंड कर देगी। ओके, नेक्स्ट, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। इसमें भी विटी रिमार्क है कि कर्स डार्कनेस को क्यों कर्स करते हो? कर्स करना मतलब बेटा श्राप देना। कर्स करना मतलब श्राप देना। ओके, बुरी बात करना। डार्कनेस की क्यों बुरी बात करते हो कि अंधेरा है अंधेरा है? उससे ज्यादा तो एक दिया जला दो। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल। ओके, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एपिग्राम। ओके, अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? ओके बेटा, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं यूफेमिज्म। कौन सी है? यूफेमिज्म। ओके, ध्यान रखिए उसमें। यूफेमिज्म में क्या होता है? यूफेमिज्म में होता है, लेट अस रीड द डेफिनेशन। यूफेमिज्म रिप्लेसेस अ वर्ड और a phrase to make it more polite or pleasant। यूफेमिज्म में सेंटेंस को ज्यादा पोलाइट बनाने के लिए ओके उसमें कुछ वर्ड्स रिप्लेस किए जाते हैं। उसकी एग्जाम्पल देखिए तो उसका मोस्ट इफेक्टिव एग्जाम्पल है ये वाला, सेकंड वाला एग्जाम्पल है वो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग मतलब कुछ नहीं है, उससे ज्यादा तो कुछ है आपके पास, वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो यहाँ देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसमें सेंटेंस को ज्यादा पोलाइट बनाने की अटेम्प्ट के समथिंग इज बेटर। ओके, वो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट एग्जांपल है अ लिटिल थिंग ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ बाल्ड। बाल्ड का मतलब क्या होता है? सिर पर बाल नहीं होना, उसे बोलते हैं बाल्ड। बाल्ड हो उससे ज्यादा तो कुछ बाल है, लिटिल थिंग कुछ है, वो ज्यादा अच्छा है। थर्ड वन, लेटिंग हिम गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड हिम। ओके, फायर्ड के दो मीनिंग होता है। फायर करना मतलब किसी को मार देना, और जब आपकी कोई कंपनी होती है और आप किसी को जॉब में से निकाल देते हो तो उसे भी बोलता है फायर करना। फायर्ड हिम मतलब उसे नौकरी से निकाल दिया। तो लेटिंग हिम गो नौकरी से निकाल देना, उससे ज्यादा तो उसको जाने दिया, वो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट वन, पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। ओके, यहाँ पास्ड अवे के दो मीनिंग है। पास्ट अवे मीन्स मर जाना, और पास्ट अवे का दूसरा मीनिंग होता है वो पास करना। क्या होता है? पास करना। तो मरने की बजाय उसको जाने दिया, वो ज्यादा अच्छा है। ओके, सॉरी, मरने की बजाय वो वहां से चला गया। ओके, दैट इज। और ये जो नेक्स्ट मीनिंग जो लिखे है वो मीनिंग है जिससे आपको एग्जाम में पता चले कि उसका मीनिंग क्या होता है। देखो, अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब होता है फायर्ड। ओके, और दूसरा मीनिंग है लेट गो। ओके, तो वो उसका मीनिंग है। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, तो उसका मीनिंग है पुअर। ओके, शायद कोई सेंटेंस में हो तो आपको पता चलना चाहिए। मिसपोक का मतलब होना है लाइड, पड़े रहना ऐसे मगर की तरह, उसको बोलते हैं लाइड, मिसपोक। ओके, तो ये है यूफेमिज्म। ओके, अभी मैंने पहले बिगिनिंग में बताया था एक टेस्ट, मगर वो सेंटेंस अच्छी तरह दिखा नहीं रिकॉर्डिंग में, तो मैं फिर से आपके लिए वो दिखाता हूँ, वो जो आपकी टेस्ट है। आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पर, मैंने लिखा है लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम। ओके, तो ये कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कैसे कमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि कमेंट्स जितने लोग वीडियो देखते हैं उतनी नहीं आती, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उनको नहीं पता है। तो चलो वो भी देख लेते हैं किस तरह से कमेंट लिखनी है। ओके
ओके, है वो है आयरनी। यस मीन्स ना स्क्रीन पर आप देख सकते हो यूट्यूब का पेज है, तो उस पर जब आप डिवाइन इंग्लिश कोचिंग लिखते हो तो पूरा पेज खुल जाता है, उसमें वीडियोस में आप सारे वीडियोस देख सकते हो। मगर अभी आप व्हाट्सएप में जो लिंक मिली है उस पर क्लिक करके वहां पर आए हो तो भी सेम पेज आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो वीडियो होता है उसके नीचे आप जाइए, ओके, तो यहाँ पर ऐड अ पब्लिक कमेंट ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है, देख सकते हो आप, ऐड अ पब्लिक कमेंट। ओके, वहां पर आपको आपका आंसर भी लिखना है और अंडरस्टूड द टॉपिक वो भी लिखना है। और नहीं समझ में आया कुछ, पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरीज लिखी तो यही कमेंट्स में मैंने आंसर किया है, वो आंसर भी देखे। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ सर आंसर देते हैं, तो हम देख लेते हैं किस तरह से। देखो ये कमेंट है, अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल सर, तो यहाँ जो रिप्लाई होता है तो उस पर क्लिक करके मैं आंसर देता हूँ किस तरह से। देखो यहाँ रिप्लाई लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपका आंसर, जो भी आंसर है आपकी क्वेरी, उसका मैं आंसर भी देता हूँ। तो आप यहाँ भी डायरेक्टली अपनी क्वेरीज लिख सकते हो, ओके। और आपके पास अगर मेरा नंबर है तो उस पर भी भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर यहाँ तो लिखना ही कंपलसरी, क्योंकि ये मुझे ये मेरे कॉन्टेक्ट में रहता है, ये पूरी कॉमेंट्स की लिस्ट, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है, ओके। अभी यहाँ पब्लिक कमेंट में आपको वो जो मैंने अभी बताया आपको, लाइफ इज अ ड्रीम, वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो लिखनी है, और वो भी लिखना है अंडरस्टूड द टॉपिक, ओके। तो इस तरह से, ओके, तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिगर्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव लर्नड टुडे। चलो, कितनी फिगर्स ऑफ स्पीच आज तक हम पढ़ चुके, उसका रिव्यू देख लेते हैं एक बार, ओके। उसके नेम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सारी एक बार रिवाइज कर देंगे, ओके, सारी शॉर्ट समरी। सबसे पहले हम पढ़े सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। बाद में हम पढ़े एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबॉल। बाद में पढ़े एलिट्रेशन, रिपीटेशन, टॉटोलॉजी, एंटीथेसिस। बाद में पढ़े लास्ट लेक्चर में आयरनी, एंटीक्लाइमेक्स, एनाफोरा, एसोनम। और आज 5 पढ़े, किएस्मस, ओनोमेटोपोया, क्लाइमेक्स, एपिग्राम और यूफेमिज्म, लास्ट वाली, ओके। टोटल 19 फिगर्स ऑफ स्पीच हुई, and I will try in the next lecture to complete this topic, okay. In the next lecture I will try myself as much as to teach the figures of speech that are left. तो जो भी बाकी है वो सारी मैं कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन 1 2 3 4 5, आज 5th वीडियो था ये फिगर्स ऑफ स्पीच का, तो 6th वीडियो में कंप्लीट हो जाए उतना ऐसा मैं ट्राई करूंगा। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी वेल, रीड द टॉपिक वेल एंड डू द होमवर्क and revise the topic as many times as you can do। और वीडियोस भी 2 बार देखिए जिससे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बेटा।